अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अपोजिशन आए रोज दबाव बढ़ा रही है, रोजाना की बुनियाद पर इजलास हो रहे हैं, तकारीर हो रही हैं, मुसलसल हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। आज एक बार फिर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया, वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की। मरियम नवाज भी बोली, जारहाना अंदाज में बोली, जबकि नून लीग ने मुल्क में होने वाली हालिया महंगाई को आखिरी महंगाई करार दे दिया है। साथ ही तहरीक के फैसला कुन मरहले पर असेंबलियों से इस्तीफा देने का इशारा भी दे दिया है। यानी आने वाले दिनों में मुल्क का सियासी दर्जा हरारत जोर पकड़ेगा, अपोजिशन और हुकूमत दोनों पर दबाव होगा। अब से सिर्फ 8 दिन बाद गुजरावाला में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, जिसमें तमाम छोटी बड़ी जमातें शरीक होंगी। मरियम नवाज समेत दीगर जमातों की क़यादत इस जलसे से खिताब करेगी। 16 अक्टूबर को होने वाला जलसा अपोजिशन की तहरीक की सिमत का तयन करेगा। मगर जहां अपोजिशन जमातों में नून लीग इस वक्त सबसे ज्यादा जारहाना नजर आ रही है, तो वहीं उसे सबसे ज्यादा दबाव का भी सामना है। नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर आमदनी से ज़ायद असासों के केस में आज नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश हुए। 3 घंटे तक नैब के दफ्तर में रहे, जहां उन्हें नैब हुक्काम की तरफ से आगाह कर दिया गया कि चेयरमैन नैब ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं और उन्हें 10 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात अखबारात में शाया करने का फैसला अदालत सुना चुकी है, जबकि नैब ने लाहौर पुलिस को खत लिखकर कहा है कि नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार हर थाने में उनकी तस्वीर के साथ लगाया जाए। नवाज शरीफ से मुताल्लिक अखबारों में इश्तिहारात शाया करने के अदालती फैसले पर मरियम नवाज ने आज शदीद तनकीद की। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर जो लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसमें लायक कौन है। फिर एक ही चीज देखी जाती है कि कौन कितना ताबेदार है। बड़े अफसोस की बात है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हुक्म आया, इश्तिहारी को इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए और उसके पर्चे जो हैं और इश्तिहार जो हैं वो जगह जगह लगाए जाएं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का, भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। लोग उसमें नवाज शरीफ को नहीं देखेंगे, उसमें उनको जनरल परवेज मुशर्रफ की झलक नजर आएगी, जो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ, जिसको अदालतों ने सजा दी। और नतीजतन क्या हुआ कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा उस अदालत को इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। वो कानून को, आइन को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मुक्के दिखाता हुआ निकल गया और किसी अदालत की, किसी जज की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसको ललकार सके। अपनी मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से भी मरियम नवाज ने आज बात की। कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ एक मशरकी वालिद हैं, वो एक मशरकी वालिद हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले शफीक वालिद हैं और अपनी बेटी के लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं। लेकिन वो उस आदमी का आप जज्बा देखें, उस इंसान का जज्बा देखें कि जिसको ज़रा सी आहट पे होता था कि मुझे गिरफ्तार ना कर लें, कहीं बेटी को कोई गिरफ्तार ना कर ले। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना और घबराना नहीं, क्योंकि जब इस तरह के हथकंडों पे ये उतर आते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं। मरियम नवाज ने नैब पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर ढोल बजाने का शौक है तो ज़रूर बजाओ, लेकिन आवाज़ ढोल की नहीं आएगी, बल्कि अरशद मलिक और बशीर मेमन की गवाही की आवाज़ आएगी। कहते हो कि हम ढोल बजाएंगे, नैब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। जब आप ढोल बजाएंगे तो अभी कल जो इंकशाफात आज मियाँ साहब ने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, तो उसमें जो बशीर मेमन साहब हैं उनकी गवाही की आवाज आएगी। मरियम नवाज ने नैब के जिस बयान का हवाला दिया वो कल नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से सामने आया था। गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की रिहाईगाह के अतराफ लाउड स्पीकर से और ढोल बजाकर बजरिया इश्तिहार तलबी के ऐलानात किए जा सकते हैं। ये बयान मीडिया पर नशर होता रहा, हेडलाइंस बनी। आज मरियम नवाज ने इस पर रद्द-ए-अमल दे दिया, जिस पर हमने नैब से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया कि ढोल बजाने और लाउड स्पीकर पर ऐलान करने वाला मामला दीगर मफरूर मुल्जिमान के साथ भी किया जाता है या नवाज शरीफ के लिए मामला खुसूसी तौर पर अपनाया गया है। तो नैब ने इस रिपोर्टेड बयान को ही गलत करार दे दिया जो मीडिया पर रिपोर्ट होता रहा, और कहा कि जो अल्फाज नैब प्रोसिक्यूटर से मंसूब किए गए वो गलत हैं। बहरहाल नून लीग जारहाना मूड में है, गिरफ्तारियों के लिए तैयार है, इस्तीफों के लिए भी तैयार नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली दोनों से नवाज शरीफ की कॉल पर इस्तीफे आएंगे। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर
हामिद मीर साहब ने ट्विटर पर तबसरा करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने तो इस्तीफों की धमकी दे दी, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक इस्तीफों पर राजी नहीं। हामिद मीर ने सवाल किया कि क्या इस्तीफों के मामले पर दोनों अपोजिशन जमातें एक दूसरे के साथ चल पाएंगी। इस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा कि मीर साहब, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, आप तो अंदर की बात भी जानते हैं। यानी ख्वाजा आसिफ ने यह इशारा जरूर दिया कि पीपल्स पार्टी फिलहाल इस्तीफों के मामले पर रजामंद नहीं है। हुकूमत क्या करेगी? क्या इंगेज करेगी किसी एक अपोजिशन जमात को ताकि एक टूट फूट नजर आए अपोजिशन के इत्तेहाद में? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, सबसे पहले हुकूमत अपनी जगह पूरे एतमाद है, अपोजिशन अपनी जगह पूरे एतमाद है। परेशानी है हुकूमत को कि गैर यकीनी की सूरत हाल तो बहरहाल पैदा होगी इस अपोजिशन के इत्तेहाद से और जलसों से? परेशानी की बात तो है और होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए, जो मुल्क होते हैं, सियासी सूरत हाल है, उसकी स्टेबिलिटी मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसके नतीजे में एक माहौल बनेगा जिसमें कि आपकी मुआशी परफॉर्मेंस और जो आपकी गवर्नेंस है वो मुतासर होती है। और इसलिए ये जो अपोजिशन का जो सारा एम्फेसिस है या जो सारा इसका समझिए कि एफर्ट है, वो है भी ये कि ये डिसाइसिव मरहले में जब हम कोविड से निकल आए हैं कामयाबी से, तो अपोजिशन एक्चुअली जो हमारी इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है उसको सबोटाज करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। और इसका एक अहम जो मकसद है वो है भी ये कि एक तो नैब के केसेस के ऊपर हम दबाव डालें और दूसरा जो मईशत को हम कितना नुकसान पहुंचा सकें, यही एक स्ट्रेटजी है अपोजिशन की। नवाज शरीफ का बयानिया फिर इस्तीफे, उस पर ऑपोजिशन में जो दूसरे पार्टनर्स हैं आप उनको इंगेज क्यों नहीं करते? या आपकी हिकमत अमली में क्यों शामिल नहीं है कि जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है उसे तोड़ा जाए? नहीं, कोई ऐसा, देखिए, हम तो जो भी सियासी जमातें हैं हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उसमें कोई हमारा ये भी नहीं है कि बड़ी जमातें या छोटी जमातें, हम तो तमाम से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आखिरी जो उनका खिताब है कौमी असम्बली में, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो अकाउंटेबिलिटी है या एनआरओ के ऊपर आप हमसे डिमांड ना करें, उसके अलावा जो भी आपका प्रॉब्लम है वो हम उसके ऊपर बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, उसके ऊपर हम आपको अकोमोडेट करने के लिए भी तैयार हैं। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप हमारे सामने रखें, सिर्फ आप केसेस के ऊपर अपनी जो मामलात हैं या अपना जो फोकस है वो केसेस के ऊपर ना रखें। मतलब अगर इतने सारे इस्तीफे आ जाते हैं, 125 सीटें नेशनल असेंबली की, पंजाब में ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं वो पूरी की पूरी पार्टी रिजाइन करेगी, तो तकरीबन आधी सीटें पंजाब की, आपके ख्याल में आसान होगा? जैसे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम बाई इलेक्शन करा लेंगे, या ये मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा? मुस्लिम लीग नून में तो ऑलरेडी फूट पड़ चुकी है। 10 MPs तो उनके अभी से जो है वो आ गए हैं और अभी हमने तो कोई एफर्ट भी शुरू नहीं की है। और PMLN का जो नैरेटिव है या जो बयानिया है, एक्चुअली उसमें बहुत फूट पड़ेगी। और ये जो इस्तीफों की भी बात है, जब जरदारी साहब ने, मैं समझता हूँ कि अक्लमंदाना मशवरा भी दिया और वो फिर बात भी होगी जो उन्होंने फौरी इस्तीफों की बात नहीं की है, क्योंकि अगर इस्तीफे देने के ऊपर आती है इस वक्त अपोजिशन, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग उसको मुस्तरद कर देंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। और जहां तक बात यह है कि इस वक्त जो PMLN का जो अपना एक अंदरूनी एक लड़ाई है या एक अंदरूनी मामला है, वो भी काफी पीक के ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि PMLN इस बयानिए से बच जाएगी। असल में आप देखिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस्तीफे आना कोई अच्छी बात नहीं होगी। अगर इस्तीफे आते हैं, जो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है, और मेरा ये अपना जो मेरा तज्जिया है, जो मैं कोशिश करता हूँ कि वो एक हकीकत के करीब हो, उसमें मैं आपको बताऊं कि PMLN के लोगों को इस बात के ऊपर कन्विंस करना कि आप इस्तीफे दे दें, या इस बात के ऊपर कन्विंस करना कि फौज के खिलाफ सड़कों पे ऊपर निकल आए या इदारों के खिलाफ सड़कों पे निकल आए, ये दोनों बातें बहुत मुश्किल है। और अभी नवाज शरीफ साहब को पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मुश्किल लड़ाई में जो है वो हाथ डाला है। जो साहब, आप खुद इलेक्टेड हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, किसी भी MNA MPA के लिए इस्तीफे देते हुए बड़ा लाजमी है कि वो ये देखे कि आइंदा मुझे नवाज शरीफ के नाम पर वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वक्त जो सर्वे नजर आ रहे हैं, जो इदारों के खिलाफ बात की उसकी तो 33% लोगों ने हिमायत की, मगर जो उन्होंने मईशत के हवाले से बात की कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी है, 47% लोगों ने हिमायत की। तो इस कारकर्दगी के साथ कि जब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगले साल भी 0.5% ही की तरक्की हो पाएगी, आपको लगता है कि MNAs MPS सोचेंगे कि उन्हें तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना है या नून लीग के साथ? नहीं, मुआशी कारकर्दगी में तो डेफिनेटली, देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हर कैबिनेट मीटिंग में 2 घंटे हम इसके ऊपर लगाते हैं। फिर वो जुमेरात का दिन तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने मखसूस ही कर दिया है सिर्फ ये मईशत के लिए। लेकिन आप देखिए कि किस मुश्किल हालात में मईशत हमें मिली और फिर उसके बाद कोविड आ गया।
तो जाहिर है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात हैं और उनसे निकलना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप ये सवाल रखें कि क्या मौजूदा हुकूमत मईशत से आप मुतमईन नहीं है, तो क्या आप नवाज शरीफ की तरफ वापस जाना चाहेंगे या पीपल्स पार्टी की तरफ वापस जाना चाहेंगे? तो जवाब आएगा नहीं। वो लोग जो पाकिस्तान में क्रिटिक भी हैं पीटीआई की हुकूमत के भी, वो भी इमरान खान को ही जो है वो समझते हैं कि मुश्किलात का हल वही निकालेंगे। वो पीपल्स पार्टी की तरफ या नून लीग की तरफ नहीं देखते हैं। सो वो प्रॉब्लम नहीं है हमारा। मगर जब आपका पहला साल था हुकूमत का तो आपके वुज़रा कहते थे कि जी हमारे पहले साल की महंगाई का मवाजना करें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पहले साल से हमारी कारकर्दगी बेहतर है। मगर जो दूसरे और तीसरे साल में आपका हाल हो रहा है महंगाई का, उसके बाद कहना शुरू कर दिया कि जी उन्हीं की वजह से महंगाई हो रही है। तो महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, महंगाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और उसमें जिस तरह से मैंने आपसे ये कहा कि जो सूरत हाल है वो बड़ी हमें पेचीदा सूरत हाल जो है उसका उसमें मिला मुल्क, और उसके बाद जो कोविड है उसने हालात को और ख़राब किया। लेकिन इस महंगाई जो है उससे जो निकलने का जो एक ये कि जो नुस्खा है या महंगाई को ख़त्म करने का जो एक प्लान है, वो भी इमरान खान ही से लोग वाबस्ता करते हैं, वो पीपल्स पार्टी या नून से वाबस्ता नहीं करते हैं। सो ऑल्टरनेटिव में भी आप समझिए कि जो हमारे क्रिटिक है उनका भी पीटीआई की हुकूमत से कई शिकायत होंगी, इमरान खान से शिकायत नहीं। मगर ये अब किस बुनियाद पर कह रहे हैं? जब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हम 5 साल हुकूमत में रहे, 5 साल चीनी 55 रुपए की रही, गंदम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान उन्होंने पहले साल में कहा कि क्राइसिस आ गया, दूसरे साल में नहीं आएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मैं नई कीमतें बढ़ाने दूंगा। चीनी 100 रुपए की है, गंदम की कीमतें बढ़ती चली गई। तो कैसे वो ये यकीन करेंगे कि इमरान खान साहब ही आइंदा इन चीज़ों को बेहतर करेंगे? नहीं, ये इसमें तो देखिए मैं आपसे पहले ही एग्री कर रहा हूँ कि ये तो मुमकिन नहीं है ना मैं टीवी पे बैठ के कह दूं कि महंगाई का मसला नहीं है। महंगाई का तो मसला है, और जो लोग हैं वो इससे पिंच फील कर रहे हैं। और मैं इस पे भी आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा इसके ऊपर पाकिस्तान में अगर किसी को कोई फिक्र है वो इमरान खान है, क्योंकि हर काबीना की मीटिंग जो है उनकी शुरू इस बात के ऊपर होती है कि आपने कैसे नीचे लेके आनी है, और खत्म इस बात के ऊपर होती है कि कैसे खत्म लेके आनी है। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप अपना एक विजन देती है, बाकी उनकी जो टीम है, हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, वो इसके ऊपर कर रही है। अगर उनकी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी की जरूरत है, उनमें मजीद बेहतरी जो है उस पर बात की जा सकती है। बट इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करीब है। बहुत शुक्रिया फौजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या अपोजिशन मुत्तहिद रह पाएगी, इस्तीफे देगी मुत्तहिद होकर, और हुकूमत का कुछ बिगाड़ पाएगी? सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब से पूछेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़िया का सुहेल वड़ाई साहब मौजूद है। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वड़ाई साहब, अपोजिशन क्या मुत्तहिद रह पाएगी? एक दफ़ा फिर इशारा दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि ऑन बोर्ड अभी तक नहीं लगती, जैसे पीपल्स पार्टी हो, जो हामिद मीर साहब का उन्होंने ट्वीट का जवाब दिया। आपको लगता है ये वाकई मुत्तहिद रह पाएंगे और हुकूमत को नुकसान पहुँचा पाएंगे? देखें, जब भी कोई तहरीक चलती है तो सारी सियासी जमातें जो मुख्तलिफ इत्तेहाद में शामिल होती हैं वो 100% एक नुक्ता नज़र के काबिल नहीं होती। तो मिनिमम कामन एजेंडा होता है, और इस तरह इस इत्तेहाद का भी मिनिमम कामन एजेंडा है। सवाल ये है कि क्या तहरीक जनवरी तक उस तरह चल पाएगी कि इस्तीफ़ों का वक्त आए? तो उस वक़्त इख्तलाफ होगा ना। पहले तो मरला है एहतजाज का, जलसों का, मार्च का, तो आखिरी स्टेज होगी मेरा ख्याल है इस्तीफ़े। तो अगर तो तहरीक चल गई तो फिर इस्तीफ़े भी मेरा ख्याल है कोई उस पर इख्तलाफ नहीं होगा। लेकिन अगर तहरीक ना चली, मेरा ये ख्याल है कि पहला तो मरला ये होगा कि हुकूमत इस तहरीक को डील कैसे करती है। क्या वो जलसे करने देती है, या क्या वो अरेस्ट कर लेती है? क्या वो छोटी क़यादत को अरेस्ट करती है, बड़ी क़यादत को अरेस्ट करती है? तो पहली तो ये स्ट्रेटजी होगी जो कि 4-5 दिन के अंदर सामने आ जाएगी कि दरअसल हुकूमत इन्हें रोकना चाहती है या हुकूमत इन्हें फ्री हैंड देती है, जिस तरह के जमहूरी दौर में जलसे जुलूस करने का हक़ होता है, या हुकूमत ये रास्ता इख्तियार करती है कि अगर लाहौर से गुजरांवाला जाती हैं मरीम नवाज शरीफ, तो जो उस जलसे का दबाव होगा क्या हुकूमत वो बर्दाश्त कर सकेगी? ये वो पहला सवाल है जो फौरी तौर पर पैदा होने वाला है। मतलब हुकूमत का एक कॉन्फिडेंस ये है कि खुद नून लीग में टूट फूट हो जाएगी, क्योंकि जो बयानिया है नवाज शरीफ का उसके साथ बहुत सारे लोग नहीं खड़े होंगे, इदारों के खिलाफ भी वो जो बात कर रहे हैं। आपको लगता है नून लीग में ये प्रेशर होगा?
डेफिनेटली मेरा ख्याल नहीं ख्याल कि सारे लोग 100% मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानिए से मुतफिक होंगे। हमें पता है कि शहबाज शरीफ मसालियत की बात करते हैं, हमें पता है पार्लियामेंट के बहुत से लोग मसालियत चाहते हैं, कई लोग जो हैं वो नैब में फंसे हुए हैं, ज़ाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह से मामलात हों। लेकिन जब तहरीक की पुल होती है, जब उसकी एक उछाल होती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें दब जाती हैं। मेरा फिर वही सवाल मैं उठा रहा हूँ कि सवाल ये है कि जिस दिन गुजरांवाला का जलसा है, अगर मरीम नवाज़ शरीफ को जाने दिया जाता है तो उस दिन क्या रिएक्शन होगा? क्या आवाम निकलेंगे? क्या लाहौर से गुजरांवाला तक सारा शहर जलसागाह बन जाएगा, या उन्हें जाने से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या दूसरी लीडरशिप को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? तो पहला सवाल तो ये होगा कि क्या हुकूमत इस जमहूरी रवैये का इजहार करती है जाने देने का, या फिर वो दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दिखाती है और किसी तरह से इसको रोक लेती है? ये पहला सवाल है इस तहरीक का। और अगर ये पहले सवाल से गुजर गई अपोजिशन तो फिर बाकी भी मरहलों से गुजरती जाएगी। और वैसा भी एक अच्छी हिकमत अमली होगी क्योंकि पूरी अपोजिशन ही की क़यादत वहाँ पर मौजूद होगी। सिर्फ मरीम नवाज़ को रोक लेना और फिर कराची में दूसरा जलसा है, फिर कोयटा, फिर पेशावर, ये एक अच्छी हिकमत अमली होगी आपके ख्याल में अगर क्रैकडाउन किया जाता है और रोक लिया जाता है? मेरा ख्याल है कि कभी भी रोकना तो अच्छी हिकमत अमली नहीं होती, लेकिन अलाउ करना, जैसे कि जुनेजो साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अलाउ किया था, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए थे, इतनी तारीख़ में कितनी कई इससे बड़े जलसे नहीं हुए, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी थी, लेकिन हुकूमत हिल जाती है। तो मुझे ये लगता है कि ये हुकूमत इतना बड़ा शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रवैये की तरफ आएगी, ये अरेस्ट करेगी, चाहे छोटे लेवल के कारकुनों को करे फिर बड़े लेवल के करे, ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे जलसे, मुझे लगता है। और साहब मगर जो हुकूमत के साथ इस वक्त मामला है, कारकर्दगी जो भी हो, इदारे साथ खड़े हैं, अदलिया की तरफ से भी वो प्रेशर्स नहीं हैं, तो आपको लगता है कि उसकी वजह से हुकूमत का कॉन्फिडेंस एक ठीक कॉन्फिडेंस है या इस किस्म की जो तहरीक है वो एक ख़तरा भी बन सकती है? देखिए, कॉन्फिडेंस तो उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही अब कॉन्फिडेंस को जांचने का या कॉन्फिडेंस के टेस्ट का टाइम आया है। नॉर्मल हालात में तो आप किसी को भी वज़ीर आज़म बना दें, किसी को भी वज़ीर आला बना दें, वो चला लेता है। हमने देखा है बड़े बड़े कमज़ोर लोगों ने भी बतौर वज़ीर आज़म बड़ा अच्छा चलाया। सवाल ये है कि अब ये जो टेस्ट है जिसमें कि एक तरफ तहरीक चल रही होगी, इस तरफ जलसे जुलूस होंगे, क्या ये अरेस्ट करेंगे, क्या ये उन्हें फ्री हैंड देंगे, ये पहला तो बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद इसकी टैकलिंग, कौन से अदारे इनको रोकेंगे, कौन से अदारे इनको इजाज़त देंगे, तो ये सारे वो सवालात हैं। मेरा ख्याल है कि जो दबाव डालेंगे हुकूमत पर, और हुकूमत इस दबाव से निकल सकेगी, ये 2 साल के बाद पहली दफ़ा होगा कि ऐसा दबाव हुकूमत पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सुहेल राय साहब हमारे साथ मौजूद थे। और साथ ही इंतजामिया के अलावा क्या हुकूमत अपनी कारकर्दगी से भी लड़ सकती है अपोजिशन के साथ, वो मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हालिया गैलप सर्वे के मुताबिक अवाम मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से खुश नहीं। गैलप सर्वे में नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम की 47% अफराद ने हिमायत की, जबकि 41% ने मुखालफत की। यानी अवाम की अक्सरियत मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से खुश नहीं है। अवाम के लिए गवर्नेंस, महंगाई और मईशत ज़्यादा बड़ा मसला है क्योंकि मुल्की मईशत 2 साल से बहरान में है और आइंदा आने वाले 2 साल भी पाकिस्तानी मईशत के लिए कोई बहुत मस्बत नताइज पेश करते नजर नहीं आ रहे। जो दादोशुमार वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पेश किए हैं वो आने वाले दिनों की भी अच्छी खबर नहीं सुना रहे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस हुकूमत के तीसरे साल यानी रवा माली साल में भी तरक्की की शरह महज 0.5% रहेगी। गुर्बत में इजाफा होगा। ये वाज़ेह रहे कि मौजूदा हुकूमत ने अपने पहले साल में तरक्की की शरह 3.3% बताई, मगर बाद में वो 1.9% निकली। फिर दूसरे साल में मनफी 0.4% बताई, मगर माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा कहते हैं कि असल तरक्की की शरह मनफी 1.5% होगी। और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की तायद की है कि मनफी 1.5% तरक्की की शरह रही, यानी मईशत सुकड़ गई। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक इस माली साल में 2% तरक्की की तवक्को है। हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब 0.5% रहेगी वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, आपको लगता है ज़रा बेहतर तरक्की की शरह रह सकती है? देखिए, पिछले साल में जो मनफी इजाफा हुआ है आपके शरह नमू में, उसकी बहुत बड़ी वजह तो ये है कि सनती पैदावार में ज़्यादा कमी आई कोविड की वजह से। और दूसरी तरफ एक और चीज़ जो है बहुत अहम, वो ये कि ज़री शोबे में जो पैदावार है ख़ास तौर पे गंदम वगैरह की, वो कम हुई है।
अब ये सवाल पैदा होता है कि आने वाले साल, यानी कि जो इस वक्त साल शुरू हुआ है और एक क्वार्टर हो चुका है, उसमें क्या होगा। अब ये है कुछ अजीब सी बात है कि दो हमारे बैनुल अक़वामी इदारे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि शरह नमू 2% होगी, जो कि मुनासिब है, और कल वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि नहीं जी, ये सिर्फ मुश्किल से 0.5% होगी। हमारा अंदाज़ा ये है कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, मगर ये कहना कि क्या होगा इस वक्त बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी है ये इसमें असेसमेंट करने का। अलबत्ता हमारा अंदाज़ा ये है कि ये 1.5 से 2% तक हो सकता है। अच्छा, कोरोना की वजह से मईशत गिरी, मगर महंगाई दीगर ममालिक में इस तरह नहीं देखी गई, और ज़ाहिर महंगाई का गुर्बत पर और ज़्यादा असर पड़ता है जब तरक्की ना हो रही हो मईशत में। इसकी क्या वजह है? देखिए, जो परेशान कुन बात है शरह नमू से ज़्यादा, और वो है अफरात ज़र। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब आप ये देखिए कि खाने की चीज़ें जो हैं, पिछले 2 साल 33% इजाफा हुआ है, और हमारा अंदाज़ा ये कि सालाना जो हमारे कंजम्पशन है आटे और चीनी, सिर्फ इन 2 आइटम की, उन पे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका ख़र्चा सालाना जो इजाफा हुआ है वो 330 अरब। अब इन हालात में जब बेरोज़गारी में काफ़ी इजाफा हुआ था, ख़ास तौर पे जब कोविड आया था और लॉकडाउन वगैरह का वक्त था, तो इस लिहाज से गुर्बत में यकीनन इजाफा हो रहा है और कुछ हो भी चुका है। हमारा अंदाज़ा ये है कि कोविड के आने से पहले तकरीबन 6 करोड़ लोग गरीब थे। अब अंदाज़ा ये कि ये कम से कम 8 करोड़ तक जा चुका है, यानी कि पिछले कुछ 4-5 महीने में 2 करोड़ लोग बेचारे और भी गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी वजह कीमतों में इजाफा, खाने की चीज़ों का, और बेरोज़गारी। मतलब अगर ये हुकूमत तमाम जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल देती है, असल वजह क्या है? क्या पैदावार का मसला है? इसके अलावा मिसमैनेजमेंट का मसला है कि ना गंदम की कीमत कंट्रोल हो रही है, ना चीनी की, ना दूसरी अशिया की? देखिए, इसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि पैदावार में कमी आई है। अब आप ये देखिए कि आपका जो गंदम का जो फसल थी वो तकरीबन, हमारा अंदाज़ा ये है कि 20 लाख टन कम हुई है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और इंपोर्ट की कोशिशें हो रही हैं, मगर काफ़ी किल्लत पैदा हो चुकी है, और उसको फ़ायदा उससे उठाया है जो आपके होलसेल या फैक्ट्री वाले हैं जिन्होंने होर्डिंग की हुई है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी वजह जो है जिस पे किसी ने इस वक्त गौर नहीं किया, वो ये है कि पिछले साल तकरीबन रिकॉर्ड लेवल पे आपने पैसे छापे हैं। 17.5% इजाफा हुआ है आपके मनी सप्लाई में। तो वही है अफरात ज़र, जिसमें कहते हैं ना कि बहुत पैसा कम चीज़ों के पीछे भाग रहा है। ये असल वजह है कि आपके अफरात ज़र जो है वो 9% है, और खुदा न खास्ता और ऊपर जा सकती है, और खाने पीने की चीज़ों में और इजाफा हो सकता है। तो इसके बहुत से वजूहात हैं। एक सप्लाई की कमी, एक मनी सप्लाई में बहुत तेज़ी से इजाफा, और उसके नतीजे में अफरात ज़र में इजाफा। मतलब फिस्कल खसारा भी दोनों साल में 8% से ऊपर रहा, टैक्स भी नहीं इकट्ठा कर पाई है हुकूमत। वर्ल्ड बैंक कह रहा है अगले साल भी, इस साल भी 8.2% रहेगा। ये अलार्मिंग होगा आपके ख्याल में? जी, बात यह है कि आपने बजट में ये कहा है कि हम 7% तक ले जाने की कोशिश करेंगे, इसको कम करने की कोशिश करेंगे, मगर आप पहला क्वार्टर अगर आप देखें तो हुआ ये है कि आपके रेवेन्यू में सिर्फ 4% FBR में के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, जबकि आपका टारगेट ये है कि 23% इजाफा हो। आपको साल में 966 अरब रुपए ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और आपने सिर्फ पहले क्वार्टर में 44 अरब कलेक्ट किया एक्स्ट्रा। तो यकीनन गैप पैदा हो चुका है, और ख़तरा ये कि जिस पिछले साल की तरह ये गैप जो है टारगेट में और जो कलेक्शन होता है वो बढ़ता जाएगा।
मतलब अगर फिर तरक्की की शरह 2% भी हुई तो रोजगार के मौके कैसे पैदा होंगे? देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने अपने, जैसे कहते हैं ना, सारे पैसे एक सेक्टर पे लगाए हैं और वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। उसमें कुछ बेहतर इंडिकेशन तो आ रही है। सीमेंट की जो फ़रोख्त है उसमें इजाफा हुआ है काफ़ी, मगर आप ये देखिए कि जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं उनकी आमदनी में अफरात ज़र से बहुत कम इजाफा हो रहा है। यानी कि डिमांड जो है वर्कर्स की उसमें इतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा है। तो उसके माने यह है कि शायद आपका जो लेवल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का वो अभी तक इतना बड़ा नहीं है, और इसकी वजह से आने वाले दिसंबर तक तो आपने एक रिलीफ दिया हुआ है, एमनेस्टी दिया हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगी तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी शायद जो तेज़ रफ्तारी है वो कम हो जाए। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद एक और अहम खबर पर बात करेंगे। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुल्क में ख़वातीन या बच्चों के साथ ज़्यादती का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं होता या फिर किसी बच्चे या बच्ची के ज़्यादती के बाद कत्ल की खबर नहीं आती। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चारसदा में पेश आया है, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ एक 2.5 साला बच्ची की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली है, जिसे ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक बच्ची को 6 अक्टूबर यानी परसों अगवा किया गया और एक रोज़ बाद उसकी लाश मिली। पुलिस का यह भी कहना है कि लाश पर किसी जानवर के पंजे के भी निशान मिले हैं। मगर इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि जाए वक़ू की हदूद से मुताल्लिक पेशावर और चारसदा पुलिस के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया और हदूद के तयन के लिए महकमा रेवेन्यू से सर्वे कराया गया, जिसके बाद जाए वक़ुआ को पेशावर पुलिस की हदूद करार दिया गया। पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल अगस्त तक सूबे में बच्चों से ज़्यादती के 182 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से 4 बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, जबकि 235 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह 2019 में बच्चों से ज़्यादती के 198 वाक़यात रजिस्टर हुए, जिनमें से 3 बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, जबकि 264 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों से ज़्यादती के 143 वाक़यात रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 8 बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया और 211 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल के 8 महीनों में ही 2018 के मुकाबले में बच्चों से ज़्यादती के ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2019 के मजमूई वाक़यात और रवा साल के 8 महीनों के वाक़यात का मवाजना करें तो उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बच्चों से ज़्यादती के मुसलसल वाक़यात रिपोर्ट होना इस बात की निशानदेही करता है कि इन वाक़यात की वजह लिबास या फहाशी नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जिसका शिकार कमसिन बच्चे भी होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रेप के वाक़यात की मजमूई सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, इसकी मज़ीद तफसीलात बताइएगा मजमूई सूरत हाल की। शाहजेब, गुज़श्ता 6 साल में 1183 रेप के केसेस सूबे में रजिस्टर्ड हुए हैं। उसमें जो आदाद-ओ-शुमार हमने हासिल किए हैं, सरकारी आदाद-ओ-शुमार, उससे एक ख़तरनाक इजाफा सामने आया है जिनसी ज़्यादती के केसेस में, और तकरीबन पहले 8 महीने में 2020 में रोज़ाना की बुनियाद पे एक रेप का केस सूबे में रजिस्टर्ड हो रहा है। मजमूई तौर पर 1170 केसेस, मुख्तलिफ रेप केसेस अदालतों में चल रहे हैं सूबे भर में, और जो आखिरी 13 केसेस जिनका फैसला सामने आया है, अगर आप उसको एक कंपैरिजन में देखें तो उसका कन्विक्शन का जो तनासब है वो 2.1% है। मजमूई तौर पर ये एक इजाफा है खतरनाक हद तक जो सामने बता रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इसके हवाले से इकदाम किए जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।